नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 72 घंटे से अधिक हो गए हैं, अभी तक भी फरार हुए अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है, पूछा है कि 80,000 पुलिस कर्मियों के बीच से कोई फरार कैसे हो सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा है कि उसके बाकी सारे साथी आपने पकड़ लिए हैं, अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं आप? तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, अमृतपाल को पंजाब सरकार और पुलिस पकड़ना भी चाहती है या नहीं? क्योंकि जिस तरह की सूचनाएँ आ रही हैं, वो तो चौंकाने वाली हैं। वो तो ऑन रोड रहा है। पहले वो मर्सिडीज में था, फिर ब्रेज़ा गाड़ी में दिखाई दिया एक टोल प्लाज़ा पर और उसके बाद जालंधर के एक गुरुद्वारे में उसने अपने कपड़े चेंज किए, खाना खाया और उसके बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के निकल भागा। तो पंजाब पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो फ़ोर्स है, ये वो पंजाब पुलिस है, जिसने रिबेरो साहब और केपीएस गिल के नेतृत्व में पंजाब से आतंकवाद को खत्म कर दिया था। ये बहादुर पुलिस है, बहुत प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है। ऐसी पुलिस क्या किसी के प्रेशर में है कि अमृतपाल को नहीं पकड़ा जाना है? आज हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि अमृतपाल के जो लिंक हैं वो किन-किन संगठनों, किन-किन देशों से वाबस्ता रहे हैं। गुड़गाँव में उसका एक फाइनेंसर पकड़ा गया, जिसके जो लिंक हैं वो विदेशों से मिले हैं और ये भी जानकारी मिली है कि पिछले 1 डेढ़ साल में विदेशों से उसे 35 करोड़ का चंदा मिला है। ये अचानक दुबई से पहुँचता है, हीरो की तरह बिहेव करने लगता है। जब वो दुबई में था तो दाढ़ी भी नहीं थी और जब ये यहाँ आ गया तो इसने भिंडरावाला जैसा अपना रूप धारण कर लिया और इसको अमृतपाल भाई साहब कह कर के बहुत सारे लोग इसके पीछे खड़े हो गए। 23 फरवरी को इसने पूरी पंजाब सरकार को ही जैसे चुनौती दे दी, अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल करके और जिसे अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था इसके साथी को, उसको एक तरीके से छुड़वा लिया, जेल से छुड़वा लिया और वो मुकदमा रद्द करा दिया। ये तो गृह मंत्री अमित शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट का कड़ा रुख था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ ना केवल 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए, बल्कि उसकी और उसके साथियों की धरपकड़ की कोशिशें शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अमृतपाल कहाँ है? कौन उसे छिपा रहा है? और क्या पुलिस इतनी नाकारी है कि उसके पास जानकारी ही नहीं है? और सारे जितने भी टोल प्लाज़ा हैं या नाके हैं, वहाँ पर सघन तलाशी क्यों नहीं हुई? मोटरसाइकिल पर सवार है, ब्रेजा में सवार सवार है, मर्सिडीज में सवार है, वो तो आसानी से पकड़ा जा सकता था। ये सब क्यों नहीं किया गया? मेरे साथ जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और देश के कई बहुत चुनौतीपूर्ण इलाकों में अपनी सेवाएँ दे चुके, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेकर के लौटे मेजर जनरल ए.के. श्रीवास सर जुड़ रहे हैं। श्रीवास साहब को जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। श्रीवास साहब, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास साहब, ये अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आज तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि हजारों पुलिस कर्मियों के बीच से वो निकल करके कैसे भाग गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, आपने ठीक बोला कि अमृतपाल पूरा एक प्रकार चकमा दे के पुलिस को कैसे भाग गया।
पहले एक बार हम देखते हैं कि अमृतपाल है कौन और कहां से आया और किस तरीके से इसको इस रूप में बना दिया। देखो सच्चाई यह है कि जो आईएसआई है उसकी K2 प्लान है, जिसमें बोलते कश्मीर और खालिस्तान। अब जो कश्मीर का मुद्दा था वो तो बाय एंड लार्ज रिजोल्व होता नजर आ रहा है। वहां पर चंद एक आतंकवादी रह गए हैं और उनका भी मुझे लगता है अगले साल तक खात्मा हो जाएगा। पूरी लीडरशिप खत्म है लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद की। और आज जो जम्मू एंड कश्मीर है डेवलपमेंट के दौर पे जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हो गए, पंचायत इलेक्शन हो गए, अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म है, अभी वहां पर जो इलेक्शन होंगे स्टेट के और फिर उसको स्टेटहुड भी मिलेगा। तो ऐसे में आईएसआई ने सोचा कि जो कश्मीर है वो तो अब उनके हाथ से गया और उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा रिवाइव किया जाए। देखो ये हमें समझना पड़ेगा, उन्होंने बड़ा सोची समझी साजिश के साथ आईएसआई ने किया। और जो अमृतपाल सिंह है ये दुबई में था 10 साल 2012 से 22 और मुझको लगता ट्रक चलाता था और इसको उन्होंने एक प्रकार टारगेट किया, इसको ब्रेन वॉश किया, मोटिवेट किया, साइकोलॉजिकली ट्रेंड किया और इसको भारत में भेज दिया। तो ये जो है सोची समझी साजिश है आईएसआई की और आईएसआई ही इतना पैसा इस पे लगा रहा है। और जब वो यहाँ पर आया तो मैं कहता हूं कि जब तक उसको इतना आपने लूज रोप दिया, उसको फेमस बनाने तक कार्रवाई नहीं की, मुझे लगता है कि पुलिस ने कुछ तो नाकारी पहले भी की। इतनी देर तक उसको लूज रोप क्यों दिया कि वो एक प्रकार हीरो बन गया। और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रकार स्टेट गवर्नमेंट को यह बताया कि आप इस पे कार्रवाई करें, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत नुकसान हो सकता है, तब उन्होंने ये कार्रवाई स्टार्ट की। मैं मानता हूं क्योंकि G20 की मीटिंग थी तो इस पे एक्शन इमीडिएटली नहीं लेना चाहते थे, स्पेशली 23 फरवरी के बाद, क्योंकि उस समय जिस प्रकार से वो अपने जो साथी लवली तूफान सिंह उसको छुड़ा के लाए, एक पूरे सिस्टम की मोखरी बना दी, हंसी का पात्र बन गए। ये समझ आया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं पंजाब में, किसी को कोई छुड़ा सकता है। तो ये सच्चाई है कि एक हीरो बना दिया गया। मगर ये एक्शन उस टाइम नहीं लिया गया क्योंकि वहां पर G20 की मीटिंग थी। मगर जब एक ऑपरेशन प्लान किया आपने, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, और जो आप बता रहे हैं वो पंजाब पुलिस जिसने इस दौर को देख चुके हैं और जिस प्रकार से उन्होंने 1980 से 90 तक के दौर के अंदर किस प्रकार से खालिस्तान मूवमेंट को बिल्कुल क्रश कर दिया था, किस प्रकार से वहां के बहादुर पंजाब के लोगों ने साथ दिया था पुलिस का। तो आज वो ऐसा क्या कि एक जो अमृतपाल सिंह को नहीं पकड़ पाए। जो आप कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपको रॉ भी, आईबी भी, एनआईए भी आपको इंटेलिजेंस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंटेलिजेंस दे रही है। तो आपका मेन एम होना चाहिए था अमृतपाल सिंह, पहले उसको टारगेट करते। बाकी जो है वो एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम है। मगर मुझे लगता बड़ी नकारी से कार्रवाई की कि जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह वहां से फरार होगा, मर्सिडीज के बाद ब्रेजर, उसके बाद मोटरसाइकिल, उसने 3-4 बार अपने वेशभूषा को चेंज किया, गुरुद्वारा गए। तो ये मुझे लगता है कि अब ये सब चीजें आ रही हैं, ये पता होना चाहिए था। जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, 80,000 की आपके पास पुलिस की फोर्स है, तो ये क्या है, आपका क्या ऑपरेशन था? आपका इंटेलिजेंस होना पुख्ता होना चाहिए था। आपके जो स्लीपर सेल और ये ओवरग्राउंड वर्कर को आप नोटिफाई करते, आपके अपने एजेंट होने चाहिए थे। तो एक प्रकार से ये अब बहुत ही मौकरी बना दी इन्होंने। पहले तो एक आपने उसको हीरो बनाने दिया, पूरा टाइम लगाया, 1 साल तक वो बहुत फेमस होगा, और फिर उसके बाद आपने 23 फरवरी को उसके सामने घुटने टेक दिए। एक जो क्रिमिनल को वो छुड़ा के ले गया। अब जब ऑपरेशन प्लान किया, आपने कहा कि हमने बहुत लोगों को अरेस्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं स्पोर्ट्स सिस्टम को अरेस्ट करने का जब मेन कल्प्रिट आपसे भाग गया। और अब इसका ये नहीं पता वो कल्प्रिट है क्या, क्योंकि डर ये है कि अभी ये बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि यहाँ का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ निकल गया। दूसरा, हमें मालूम है कि जिस प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर काफी पोरस है, स्पेशली नेपाल के साथ, वहां तो नहीं निकल गया। तो एक सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं कमी और खामी रहेगी पुलिस की,
कि जिस प्रकार से हमने अमृतपाल को पकड़ने में कमी छोड़ दी, और ये देश के लिए बहुत अगर ये अमृतपाल जल्दी नहीं पकड़ा गया तो ये देश के लिए नुकसान होगा। चौधरी साहब। शिवाज साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस जो है वो आम तौर पर आपका नेतृत्व कैसा है, चीफ मिनिस्टर कैसा है, उसकी नीयत क्या है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं सिद्धू मूसेवाला के फादर का एक बयान सुन रहा था, वो वायरल है सोशल मीडिया पर, और वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे कि वहां पर जो भी गुंडागर्दी करता है, जो भी दंगा करने की कोशिश करता है, उसका इलाज कर दिया जाता है। इसलिए बदमाशों के, माफियाओं के, गुंडों के हौसले पस्त हैं। और यहाँ पंजाब में हमने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उनको पकड़ करके अंदर कर दिया। बस क्या पुलिस का यही काम रह गया है? इतनी ही भूमिका पुलिस की है? क्या वो प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकती है? या ऐसे तत्व जो समाज के लिए, देश के लिए घातक हो सकते हैं, उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकती है? पर जैसा मैंने कहा है कि पंजाब पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल रही है, उसने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। कौन रोक रहा है पंजाब पुलिस को? हाँ, देखो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया, पॉइंट बताया, और ये सच्चाई है कि पंजाब पुलिस का ये जो ऑपरेशन होना था, ये एक प्रकार से इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए था, और उसके करने के लिए उनको पुख्ता इंटेलिजेंस गैदर करनी चाहिए थी। उनको यकीन करना था कि जो उनका मेन टारगेट है, वो है एक प्रकार से अमृतपाल सिंह, और उसको आपने नहीं भूलना था, आपको सबसे पहले उसको अरेस्ट करना था। और ये बातें जो अब आ रही हैं कि वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, एक वेशभूषा से दूसरी, ये तो सबको पता है ऐसा होगा, तो क्यों नहीं किया गया? मतलब कि आपने जब अपना ऑपरेशन प्लान किया तो एक पुख्ता ऑपरेशन प्लान करना चाहिए था कि जब आपने उसको छोड़ दिया और अब वो निकल गया आपके हाथ से, अब बड़ा मुश्किल होगा उसको पकड़ना। मगर ये सच्चाई है कि आपको समझना चाहिए इसके अंदर पूरा आईएसआई इन्वॉल्व है, वहां से फंडिंग आ रही है। ये जो आप बता रहे 30 करोड़ के करीब, ये सब के सब आईएसआई का एक देन है। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमें समझनी चाहिए, वो अभी पाकिस्तान से ड्रग्स आ रही है, अम्यूनिशन आ रहा है, वेपन आ रहा है ड्रोन की मदद से, और बहुत ज्यादा स्लीपर सेल भी है और ओवरग्राउंड वर्कर हो गए हैं जो अभी पंजाब में। तो गवर्नमेंट को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हमने ढील दे दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा खालिस्तान मूवमेंट दोबारा पनपने पाए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अमृतपाल को पकड़ा जाना, मगर सबसे दुख की बात है कि अमृतपाल को हम नहीं पकड़ पाए, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये नहीं पता अमृतपाल कहाँ है। और मुझे लगता है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूरा पूरा मदद देनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को वन अपशिप नहीं होनी चाहिए। आईबी, रॉ, एनआईए और स्टेट गवर्नमेंट की जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसी मिले और तब इस पे कार्रवाई करें, तभी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई तालमेल में कमी है, कुछ ऐसा लगता है क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है एट द हाईएस्ट लेवल। जो आप बात कर रहे थे कि क्या जो हाईएस्ट लेवल पे डायरेक्शन डीजीपी को दी जाती है, उसमें तो कोई कमी खामी नहीं है, हो सकता है। मगर अब सच्चाई है कि अब समय आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की इंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की इंट एजेंसी, उनका तालमेल होना चाहिए, और उनके तालमेल के बाद आपको ऐसा पुख्ता करना है कि ये कोई कमी नहीं रह जाए। अभी भी जो है मैं ये कहूंगा कि इस ऑपरेशन को बेटर प्लान कर सकते थे, और अमृतपाल सिंह को इनको एक प्रकार से उसके पीछे जाना चाहिए था और उसको अरेस्ट करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, और ये मुझे लगता है कि ऑपरेशन जो था इसके अंदर कमी और खामियां थी प्लानिंग में। चौधरी साहब, कहाँ से लिंक था ये, और कौन ताकतें हैं शिवाज साहब जो पंजाब को शांति से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं?
देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि उनके हालात बहुत खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मारा मारी है, खाने को वहां दाने नहीं है। अब वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये गदर मिलिटेंसी दोबारा आए, टेररिज्म दोबारा आए। तो ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की डीप स्टेट की, आईएसआई की, और वही एक पैसा भिजवा रही है इसको। जो अमृतपाल को एक प्रकार उन्होंने, जब गल्फ में था ये 2012 से 22, इन्होंने इसको टारगेट किया, ये देखा कि ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको साइकोलॉजिकली भी ट्यून अप किया होगा और उसको फिर पंजाब में लेके आए। और एक प्रकार उसका जो आप बता रहे हो भिंडरवाला जैसी चाल, भिंडरवाली जैसी बातचीत, वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। मगर अब जब ऑपरेशन हमने प्लान किया और टाइम था पंजाब पुलिस के पास, तो ऐसा पुख्ता करना चाहिए था जब ये कि उसके अंदर कोई लूप होल, लकूना नहीं रह जाते। क्योंकि एक बार जब आपने इतनी सरप्राइज रखा या आपने सीक्रेसी रखा, किसी को नहीं पता चला कि ऑपरेशन होना है, फिर ऑपरेशन होना है तो फिर आपको मेन टारगेट पे जाना था, मेन टारगेट आपसे छूट गया। अब उस आप स्पोर्ट सिस्टम को पकड़ना अच्छी बात है, आपने पकड़ा, मगर मेन टारगेट को पकड़ना आपका मेन एम होना चाहिए था चौधरी साहब। और ये जो यूके में बैठे हुए लोग हैं, कनाडा में, यूएस में बैठे हुए लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे तिरंगे का भी अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं, हालांकि काउंटर भी हुआ है। कल यहाँ दिल्ली में जो ब्रिटिश उच्चायोग है, वहाँ हमारे सिख भाइयों ने भी तिरंगे झंडे के साथ प्रदर्शन किया है। और आज लंदन से सूचना मिल रही है कि वहाँ भी बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे हैं अपने हाई कमिश्नर के बाहर, और उन्होंने भी तिरंगों के साथ प्रदर्शन किया है। तो क्या इन पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए? और मुझे तो लगता है कि ये भी बड़े पैमाने पर फंडेड, इस तरह की फंडिंग करते हैं। हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ एक एनआरआई हैं या जो कि अब सिटीजन बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, यूके में भी और यूएस में। और जिस प्रकार से ज्यादातर ये यूके के अंदर जहां एक भारत की एम्बेसी का जो फ्लैग हटाया, वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक था। मगर ये चंदे हैं लोग, और ये सच्चाई है कि ये हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट केस टेकअप करना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसको साफ सुथरे मैसेज करना चाहिए, ये आपके सिटीजन है, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं ऐसा करने के लिए? आपने जो एम्बेसी को एक प्रकार प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और अगर आपने नहीं दी, ये एक्शन हुआ, तो ब्लेम आपके ऊपर जाता है। और दूसरी बात ये चंद एक लोग हैं और वो जो कर रहे हैं, और ये सच्चाई है, इनको पैसा मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स के साथ भी इन्वॉल्व है। मगर जब मैं बात करता हूं यूके की, तो ये सच्चाई है, आज ब्रिटेन जो है यूरोप का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का, और उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से चाहिए। आज यूके को भारत की ज्यादा जरूरत है जितनी भारत को यूके की नहीं। तो ये हमें प्रेशर डालना चाहिए कि आप ऐसी एक्टिविटी कैसे करने दे रहे। ये सच्चाई है यूके की। और अभी कनाडा है, उसमें मैं मानता हूं कि कनाडा में पॉलिटिक्स ज्यादा प्ले करी है, मगर कनाडा पे भी आपने एक प्रकार से उनकी नकल कसनी है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, जब अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे एंथनी एल्बनीज़, तो उसको भी बताया गया था कि ये सब आपके सिटीजन है, आप अलाउ नहीं कर सकते। मेरे को लगता है अभी भी वो इतने सीरियस नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि ये अलाउ नहीं करे, क्योंकि ये आग की तरह फैलता। ये रेफरेंडम 2020 की बात हो रही थी, वो नहीं हुआ, पर कुछ एक जगह में अभी पिछले साल हुआ है, सितंबर में भी और कुछ जनवरी में। वो सिख फॉर जस्टिस है, वो बहुत पैसा है, उनको डोनेशन मिलती है, वो जो है पैसा यहाँ पर भी भेजते हैं, पंजाब में भी। तो ये चंद एक लोग हैं जो बाहर हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं वो देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जो आपने बताया यहाँ पर भी लोग काउंटर किया, सच्चाई ये है कि भारत की अगर फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो सिख का बहुत हाथ था। आज भारत की फौज में जितने सिख हैं वो भारत की फौज के बैकबोन है, सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड उन्होंने जीते हैं और देश के लिए वो मर मिटने का जुनून रखते हैं। तो ये जो लोग खालिस्तान मूवमेंट के साथ
इन्वॉल्व पहले भी थे या अब भी हैं, वो चंद एक लोग हैं, मगर उनको ढूंढना, उनको न्यूट्रलाइज करना ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए तालमेल इंटेलिजेंसी का, क्योंकि देखो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इससे क्या है, अफवाहें बड़ी जल्दी फैलती हैं, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ी चुनौती है और ये इसको हमें छोड़ना नहीं है। पहले हम रिलैक्स हो जाते हैं, चीज को, आग को बढ़ने देते हैं और फिर उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। अभी लग के इसको जड़ से निकालो, वो स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर आइडेंटिफाई करें, उसको न्यूट्रलाइज करें। इनका सपोर्ट सिस्टम जो है एक प्रकार, उसको आप न्यूट्रलाइज करें, इको सिस्टम को खत्म करें। जो इसकी रूट्स है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई, उसको पता लगाएं, उसको कट करें। और जो ये बाहर से इनके पास फंड आ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूके से और यूएस से, उसको बिल्कुल आप, जिस प्रकार से एनआईए ने जो किया था हवाला मनी जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा ही कुछ करें। क्योंकि यहां सुनने में आया कि इन्होंने बहुत चालाकी के साथ जो पैसा आया है वो इकट्ठा नहीं आया, धीरे धीरे भेजा, अलग अलग जगह से भेजा, जिससे आपको शक ना पड़े। पर ओवरऑल मुझे लगता है हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी और एक बड़े क्लियर कट मैसेज के साथ भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंसी और पंजाब पुलिस की, पंजाब की इंटेलिजेंसी, आपस में तालमेल, कोई वन अपशिप नहीं होना चाहिए और इसको मुद्दे को पूरा किया जाए कि खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ने नहीं देना है। इसको अभी हमने जो स्टार्टिंग में ही इसको क्रश करना है और इसके लिए इनका आपस में एक प्रकार से मत झूठ की बजाय एक प्रकार से आपस के अंदर कोल्यूजन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इस तरीके से काम करें, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा कि सिचुएशन पहले खराब होगी, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े और ओशियन नेटवर्क के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।